नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दिल से स्वागत है और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी जो तैयारी है उसी को निरंतर करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इतिहास का सबसे अच्छा टॉपिक है और जो बिंदु है वह है मौर्य वंश। सबसे अच्छा और यहाँ से एक एग्जामिनर के द्वारा एक ना एक क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से पूछ लिया जाता है, तो इसी टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि कुछ जो जानकारियां हैं जो उसको मैं यानी कि एक कहानी के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा और कुछ कुछ बातें हम हैं यानी कि किताब से भी उठाएंगे। तो इन दोनों को हम संग्रहित करके हम इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रत्येक एग्जाम में जो पूछा जाता है इस मौर्य वंश से, तो वह जो सवाल है आपका नहीं छूटने वाला है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं अब मौर्य वंश को। ठीक है, देखो मौर्य वंश इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहता है कौन सा, मौर्य वंश। ठीक है, अब जो मौर्य वंश है इसके शासनकाल की हम बाद में बात करते हैं। तो इसका शासनकाल चला था 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल चला था। किसका? मौर्य वंश का। ठीक है, मतलब 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक समय चला था। ये जो बातें हैं ईस्वी से पूर्व की पहले की स्थिति है, तो इसलिए ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं मौर्य वंश के बारे में। अब मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं। जैसे मान लो ये हमारा भारत है, ये मैं एक भारत का मैप बना लेता हूं। ठीक है, ये मान लो ये हमारा भारत का मानचित्र है ना। तो हम बात करेंगे यहाँ पे क्या पड़ता है, मगध। क्या है यहाँ पे? अब मगध। अब मगध है जो प्रेजेंट में बिहार है। बिहार राज्य के अंदर यहाँ पे आता है कौन? मगध। तो यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे है मगध। ठीक है, और यह जो पड़ता है कहाँ पे? बिहार। बिहार में यह जो मगध है पड़ता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये जो मौर्य वंश जो शासन करेगा कहाँ पे करेगा? बिहार में, यानी कि मगध के ऊपर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस मौर्य वंश से पहले यानी कि कोई वंश था जो यहाँ पे इस मगध पर शासन कर रहा था, तो उसके बारे में हम एक बार जान लेते हैं। क्योंकि किसी भी चीज को हम आगे बढ़ने से पहले उसके इतिहास के बारे में हमें जान लेना अति आवश्यक होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो मगध है, इस मगध पर पहले जो शासन हुआ करता था वह हुआ करता था किसका? नंद वंश का। कौन सा वंश था? तो वह था नंद वंश। ठीक है, नंद वंश का शासन हुआ करता था। और उस समय जो यानी कि नंद वंश का जो अंतिम शासक था, उस शासक का क्या नाम था? उसका नाम था घनानंद। क्या था उसका नाम? उसका नाम था घनानंद। घनानंद उस शासक का क्या था? नाम था। ठीक है, अब आप देखो ये जो घनानंद है स्वभाव से थोड़ा खड़ूस राजा हुआ करता था। इसके द्वारा अपनी जो प्रजा है, कहाँ की प्रजा? मगध की प्रजा, उस पे अत्यधिक जो यानी कि कर है वो लगाए हुए थे इसने। और ये एक तरीके से खड़ूस राजा की गिनती में आता था, जो कि अपनी राजा को बहुत ज्यादा इसने परेशान कर रखा था। तो ये जो घनानंद है मतलब यानी कि अपनी राजा को परेशान कर रखा था। अब इसने देखो क्या किया, यहाँ पे ये तो बिहार है और बिहार से ऊपर यानी कि नेपाल के आसपास एक मतलब एक जगह पड़ती है। उस जगह का नाम है, क्या है उस जगह का नाम? उस जगह का नाम है पीपलकुट। पीपलकुट एक नामक स्थान है। इस पीपलकुट नामक स्थान पर एक शासन हुआ करता था, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो वह जो शासन किसका हुआ करता था? तो वह है सर्वार्थ
सर्वार्थ सिद्धि नामक एक व्यक्ति था, छोटा सा यानी कि है जो क्षेत्र है यहाँ पे इसका सर्वार्थ जो सिद्धि है इसका शासन हुआ करता था। और जो सर्वार्थ सिद्धि है यही आगे जाके किसके पिता होंगे, यह होंगे किसके, मौर्य वंश के जो शासक संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य उसके शासन संस्थापक होंगे। ठीक है, अब देखो उनके पिता होंगे। जो सर्वार्थ जो सिद्धि है ये इनके क्या होंगे, मतलब ये इनका जो शासनकाल कहाँ पे चल रहा था, पीपल कोट के में। ठीक है, अब जो घनानंद है, ये जो घनानंद है अंतिम शासक यही थे। अब देखो क्या हुआ, ये जो घनानंद आक्रमण कर देता है कहां पर, पीपल कोट पर। ठीक है, अब पीपल कोट पर यानी कि आक्रमण कर देता है। तो एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे कि मौर्य वंश है, इस मौर्य वंश के जो संस्थापक कौन है, संस्थापक है कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम बात करते हैं तो इसको यानी कि 3-4 नामों से जानते हैं। कौन कौन से नामों से, एक तो सेंड्रोकोटस जो कि इनके नाम से जानते हैं, और एक इनको एक और नाम है उसके नाम से जानते हैं। वह जो नाम है वह है व्रसल। कौन सा नाम है, व्रसल जो यानी कि नाम है, इनको नाम से जानते हैं, किसके नाम से, व्रसल के नाम से भी हम इनको जानते हैं। देखो ये तो एक आदमी है, एक वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा था। और ये जो व्रसल जो नाम है यह मिलता है किसमें, मुद्रा राक्षस में। जो विशाखा दत्त की जो पुस्तक है कौन सी, मुद्रा राक्षस। कौन सी, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है यहाँ पे इनका नाम बनता है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ नाम है जिनके नाम से इनको जाना जाता है। अब देखो इस मौर्य वंश के बारे में बातचीत चल रही है, तो मौर्य वंश में जो मौर्य है यानी कि जो मौर्य जो नाम है यह नाम कैसे पड़ा, तो उसी के बारे में आपको यानी कि यहाँ से समझाने की प्रयास कर रहा था। देखो मौर्य नाम कैसे पड़ा, जो पीपल कोट है यहाँ पे क्या है कि ये जो शासक कौन रहा करता था यहाँ का, सर्वार्थ सिद्धि। ठीक है, अब यहाँ पे इस पीपल कोट नामक स्थान पर क्या है कि पीपल वृक्ष की ज्यादा अधिकता होने के कारण इसका नाम क्या रख दिया, पीपल कोट नामक स्थान रख दिया। ठीक है, इस जगह का नाम पीपल कोट क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे पीपल वृक्ष की अधिकता थी। किसकी थी, जो पीपल जो वृक्ष है, पीपल वृक्ष की अधिकता होने के कारण यहाँ का नाम क्या पड़ गया, पीपल कोट। अब आप मुझे एक बताओ कि जो मोर है, मोर ज्यादातर यानी कि अधिकतर जो मोर कहाँ पे बैठते हैं, तो यानी कि वृक्षों पर। और वो जो इनका जो अधिकतर प्रिय जो वृक्ष होता है कौन सा होता है, पीपल वृक्ष होता है। तो इन पीपल कोट यानी कि पीपलों के पेड़ के ऊपर मोर अत्यधिक होने के कारण इन जो यहाँ के जो निवासी है, इन निवासी को कहा जाने लगा मौर्य वंशी। क्या कहा जाने लगा, मौर्य वंशी। देखो इस मौर्य वंश का नाम मौर्य कैसे पड़ा, वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। देखो यहाँ जो स्थान है नेपाल के आसपास जो ये स्थान है, इस स्थान का नाम है पीपल कोट। अब इस पीपल कोट का नाम कैसे पड़ा, तो ये इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे पीपल की जो वृक्ष है उसकी अधिकता के कारण यहाँ का नाम पीपल कोट रख दिया। ठीक है, अब पीपल वृक्ष के ऊपर ज्यादातर यानी कि मोर का स्थान होता है, मोर वहां पे बैठता है, तो इसी कारण इनके जो निवासी हैं, जो लोग हैं, उनको कहा जाने लगा मौर्य वंशी। क्या कहा जाने लगा, मौर्य वंशी कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये जो बात है मैं सिर्फ और सिर्फ मौर्य वंश नाम कैसे पड़ा यही समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो क्या है, यहाँ का जो यानी कि शासक कौन है, सर्वार्थ सिद्धि। ठीक है, जो और इस जो सर्वार्थ सिद्धि की जो पत्नी है वह है मूरा। क्या नाम है, मूरा। ठीक है, अब इन नामों के ऊपर अगर आपको कोई संदेह है तो ये किसी ऑथेंटिक किताब में नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि कुछ कुछ किताबों में ये नाम दे रखा है, तो इनके ही माध्यम से आप इनको समझ सकते हो। तो इस घनानंद ने इस जगह पर पीपल कोट नामक स्थान पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। ठीक है, आक्रमण करने के बाद क्या हुआ कि जो सर्वार्थ जो सिद्धि है, सर्वार्थ जो सिद्धि है यह क्या है कि मारा गया।
इस जो युद्ध में ये घुनानंद है, इसने यहाँ पे युद्ध किया, तो ये सरवार सिद्धि क्या हुआ, मारा गया। तो इसी कारण तो इस जो मुर्रा जो इसकी पत्नी थी ना, इसने सोचा कि अपने पति देव यानी कि अपने जो राजा है वह मारे गए हैं, तो ये अपनी जान बचाने के लिए, और उस समय इस जो महिला है, मुर्रा है यानी कि रानी थी, इस रानी के पेट में क्या था, एक पुत्र था। उसका जन्म नहीं हुआ था, अभी तो पेट में ही था। और वह जो पुत्र होने वाला है उसका वो कौन होने वाला है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखो ये युद्ध हुआ, इसमें मारे गए कौन, सरवार सिद्धि। अब जो ये मुर्रा जो यानी कि महिला है, यह क्या है कि अपनी जान बचाने के लिए और अपने पुत्र की प्राणों की रक्षा करने के लिए यहां से भाग गई थी। और ये इसी घनानंद के जो स्वदेश, इसके जो राज्य है, वहां पे है जा बसी, एक किसान के या फिर एक बंजारे किसान के यानी कि वहां पे जा बसी। ठीक है, वहां पे यह जा बसी। कुछ दिनों बाद इनके जो पुत्र है, ये जो महिला है, इनके पुत्र हुआ था कौन सा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म है 345 ईसा पूर्व में हो गया था। कब हुआ था जन्म हुआ था 345 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म है 345 ईसा पूर्व में इनका जन्म हो गया था। ठीक है, अब इनके जन्म के 10 वर्ष पश्चात इनकी जो माता है कौन है, मुर्रा देवी, इनका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। ठीक है, अब ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं अकेले हैं, और जो इनके साथ कौन थे, वो किसान थे। अब इन किसानों ने मतलब यानी कि किसी अन्य को यानी कि बेच दिया। तो वो जो आदमी था जिसको बेचा था, वो क्या करवाता था, इन चंद्रगुप्त मौर्य जी को गायों का जो ग्वाला है बना दिया गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते थे, गायें चराया करते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि एक सभा रखी गई थी। किसने, इस नंद वंश के शासक घनानंद ने अपने राज दरबार में एक सभा रखी, और उस सभा में सभी जो महान पुरुष हैं उन सभी को बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था। और उन्हीं जो मेहमान हैं, उन्हीं जो महापुरुषों में से एक जो महापुरुष होंगे, वह कौन से होंगे, वह होंगे चाणक्य होंगे, कौटिल्य होंगे, और इन्हीं को हम यानी कि और भी नाम से जान सकते हैं, चाणक्य, कौटिल्य। और अब जो ये जो चाणक्य है, कौटिल्य है, ये जो क्या करेंगे, इनको भी यानी कि किसने बुलाया था, घनानंद ने अपने राज दरबार में बुलाया था। अब जो चाणक्य है, कौटिल्य है, ये इनके राज दरबार में रवाना हो जाते हैं। अब देखो जो चाणक्य कौटिल्य है, यह जो है नालंदा विश्वविद्यालय के क्या थे, प्राचार्य थे, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, अब जो ये कौटिल्य चाणक्य है, ये आमंत्रित करने पर चल पड़े कहाँ पे, मगध में। कहाँ पे चल पड़े, मगध में, जहां पे किसका शासनकाल था, घनानंद का शासनकाल था। अभी जब जा रहे थे तो इन्होंने मतलब इनकी जो प्रजा इनके राज्य में प्रवेश किया, जैसे ही तो इनकी प्रजा को देखा, तो इनकी प्रजा अत्यधिक यानी कि इस राजा घनानंद की वजह से पीड़ित थी, यानी कि इनकी जो प्रजा है बहुत ज्यादा पीड़ित थी। तो एक कौटिल्य चाणक्य के गुरुजनों के उस चीज में आते थे, तो इन्हीं को अपनी समस्या किसने बताई थी, मगध की जो प्रजा है, इन्होंने अपनी संपूर्ण समस्या इन चाणक्य को बताई थी। अब ये इनके राज दरबार में, उस राजसभा में जा पहुंचे। क्या हुआ, जब ये चाणक्य इस घनानंद की राजसभा में जा पहुंचे, तो जब राजसभा समाप्त हुई, उस समय जो अंतिम जो इनके भेंट के रूप में दिया जा रहा था राजा के द्वारा, तो सभी राजाओं को कुछ न कुछ, सभी जो आए थे आमंत्रित किए हुए व्यक्ति, उन सभी को दिया जा रहा था। तो अब जब बात आती है इसकी कौटिल्य को कुछ न कुछ उपहार में दिए जाने के लिए बात कही किसने, घनानंद ने। तब इस कौटिल्य ने मना कर दिया कि मुझे आपके इस राज दरबार से कोई भी दक्षिणा या फिर कोई भी ऐसी भेंट नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप मेरी एक बात मान लो तो मैं वो बात ही आपकी दक्षिणा के रूप में मान लूंगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि आपकी जो प्रजा है, इस पर आपने अत्यधिक कर लगा रखे हैं, अत्यधिक आपका
इन प्रजा का आप शोषण कर रहे हो, तो इसको आप अगर खत्म कर दोगे तो यही मेरे लिए सबसे अत्यधिक क्या होगी, दक्षिणा होगी। ठीक है, अब ये जो बात है इस घनानंद को कौन बोल रहे थे, कौटिल्य बोल रहे थे। अब जैसे ही कौटिल्य ने घनानंद को बात बोली तो घनानंद क्या है कि भड़क उठे, क्योंकि ये स्वाभाविक से क्रोधित व्यक्ति थे। तो जैसे ही इन्होंने बोली तो यह क्या है कि भड़क उठे और घनानंद ने उसी सभा के अंदर इस कौटिल्य को क्या कर दिया, प्रताड़ित कर दिया, मतलब बहुत भला बुरा कह दिया। तो इन्हीं बातों को लेकर कौटिल्य बहुत ज्यादा गुस्से में हो रहे थे। और ये जो कौटिल्य है उसी भरी सभा में ये भी अपने, ये कौटिल्य क्या है कि प्राचार्य थे, तो ये जो अपने सिर पर क्या रखते थे, चोटी रखते थे। ठीक है, अब जो कौटिल्य है ये भी अपने गुस्से से क्या कर दिए, क्या हो रहे थे, और भी ज्यादा यानी कि क्रोधित हो रहे थे। तो इन्होंने भी क्या कहा उसी भरी सभा में कि मैं कौटिल्य, चाणक्य, जो भी इनका नाम है, अपना नाम बोला कि आज इस भरी सभा में यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि जब तक मैं इस घनानंद का ही नहीं, इस नंद वंश का ही नाश नहीं कर दूंगा, तब तक मैं अपनी जो ये चोटी है, अपनी जो सखा है, इसको मैं नहीं बांधूंगा। ठीक है, अपनी सखा को खोल करके इसने प्रतिज्ञा ली थी, किसका नाश करेंगे, घनानंद का ही नहीं, इस पूरे नंद वंश का ही मैं नाश कर दूंगा, विनाश कर दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा लेने वाला कौन था, कौटिल्य था। अब ऐसी प्रतिज्ञा लेके यानी कि यह अपने इसी यानी कि वापिस ही इस नालंदा विश्वविद्यालय की ओर लौट रहे थे। इन्हीं के आगे बीच इन्होंने क्या देखा कि कुछ बच्चे गायें चरा रहे थे, कुछ बच्चे गायें चरा रहे थे, और उन्हीं में एक था कौन, चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य और इनके जो साथी हैं 2 3 4 जो भी हैं, उस सब के सब क्या कर रहे थे, गायें चरा रहे थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो क्या है, कौटिल्य ने देखा कि ये जो बच्चे हैं एक खेल खेला कर रहे थे, एक खेल खेल रहे थे, और वो खेल का नाम है कौन सा, राजकीलम खेल। कौन सा है, राजकीलम खेल है। राजकीलम जो खेल है, यह खेल कौन खेल रहे थे, चंद्रगुप्त मौर्य और उनके साथी। ठीक है, अब जो राजकीलम खेल खेल रहे थे, यही खेल खेलते हुए किसने देखा, कौटिल्य ने देखा। अब कौटिल्य ने जब ये देखा कि ये ऐसे खेल रहे थे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, यह उन सभी बच्चों में क्या है कि एक लीडर बन रहा था, एक राजा का कर्तव्य निभा रहा था, एक राजा के कर्तव्य वाली बातें कर रहा था, और बाकी सब बच्चे मतलब यानी कि मंत्री, प्रजा, इन सब के रूप धारण कर रहे थे। तो इस कौटिल्य ने देखा कि इस बच्चे में एक राजा के जैसे गुण है, एक राजा के जैसे इनके अंदर एक प्रतिभावान इन्होंने देखा कि जो ये बच्चा है बड़ा ही प्रतिभाशाली है, इसमें तो एक राजा के गुण है। अब देखो जो कौटिल्य है, इनका जो लक्ष्य क्या था कि इस घनानंद, इस नंदवंश का ही नाश करना। तो इस कौटिल्य ने एक ऐसे बच्चे या फिर एक ऐसे शासक की जरूरत थी जो कि इस नंदवंश का नाश कर दे। तो इन्होंने ये जो गुण है, संपूर्ण गुण किसमें देखे थे, चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर देखे थे। अब ये जो कौटिल्य है, इस चंद्रगुप्त मौर्य की जो जिसके पास ये रहता है, इससे इसने बात की, तो इसने इनको 1000 मुद्रा में इस चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने क्या कर लिया, अपने पास खरीद लिया। यानी कि उस किसान जो इनको जो रख रहा था, जिन गाय चला रहे थे, उनसे इन्होंने 1000 मुद्रा में क्या ले लिया, इस पुत्र को ले लिया, इस लड़के को ले लिया वहां से, और फिर यह अपने कहाँ पे ले गया, नालंदा विश्वविद्यालय की ओर ले गया। अब यहाँ पे इस कौटिल्य ने इन चंद्रगुप्त मौर्य को मतलब यानी कि बहुत ज्यादा अच्छी जो शिक्षा है किसकी, एक राजा की, तो वह इनको देने लगे। काफी समय तक इनके बारे में इनको यानी कि वो देने ही लगे। अब जैसे मान लो जैसे ही इनकी शक्ति इन्होंने दे दिया, अब देखो क्या होता है कि अब ये बिल्कुल तैयार हो गए, ये बिल्कुल तैयार थी कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, एक संपूर्ण अच्छा शासक बनने के लिए। ठीक है, अब कौटिल्य ने सोचा कि अब यह मौका जो मैंने प्रतिज्ञा ली थी उसको मैं पूरा करता हूं। तो ये कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों के दोनों कहां पे निकल पड़े, मगध की ओर आक्रमण करने के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो ये दोनों को दोनों आक्रमण करने के लिए चल पड़े, तो इन्होंने क्या है कि मगध के बीचों बीच आक्रमण किया, मगध के बीचों बीच आक्रमण किया, जहां से इनको प्रथम प्रयास में अपराजित होना पड़ा। क्या
पराजित होना पड़ा। क्या होना पड़ा? पराजित होना पड़ा। ठीक है, अपराजित, सॉरी गलती से मुझसे निकल गया। इनको पराजित होना पड़ा क्योंकि इन्होंने इस मगध पर बीचों बीच में क्या किया था? अटैक किया था। ठीक है, इन्होंने बीचों बीच में अतिक्रमण वो किया था, तो इसीलिए इनको क्या करेंगे? इनको क्या मिला? पराजित होना पड़ा। तो ये जो अपने जो इस युद्ध से क्या है कि भाग करके इन्हीं की यानी कि मगध में ही एक जगह एक घर था, उसी घर में वेश बदलकर ये दोनों वहां पे रुके। अब वहां पे जैसे ही ये रुके तो एक महिला थी, एक महिला, वह महिला जो है खाना बना रही थी। तो वह जो रोटी बना रही थी, तो रोटी क्या है, रोटी बनाते बनाते अपने छोटे पुत्र को क्या कर रही थी? खिला रही थी। अब जो पुत्र है वो क्या कर रहा था? उस रोटी के बीचों बीच से भाग से खा रहा था और किनारों से छोड़ रहा था। अब ये जो कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों के दोनों वेश बदल के वहीं पे बैठे हुए थे मेहमान के तौर पर। अब जो वो जो लड़का है उस महिला का, वह क्या कर रहा था कि रोटी के बीचों बीच से तो खा रहा था और किनारों से छोड़ रहा था। तो ये जो वो जो महिला है उस अपने पुत्र से बोलती है कि तू उन कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य की तरह मूर्खता क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर वो इस मगध के बीचों बीच से अगर आक्रमण नहीं करते और साइड से आक्रमण करते तो शायद उनको विजय प्राप्त हो जाती, लेकिन उसी के तरह तो क्यों कर रहा है? तो ये जो बातें हैं, इस चाणक्य और कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य को यानी कि ये बातें सुन रहे थे। तो ये बातें सुनकर उन्होंने सोचा कि यहाँ पे जो आक्रमण करने के लिए बीचों बीच से हम अगली बार आक्रमण नहीं करेंगे, हम साइड से आक्रमण करेंगे। ठीक है, अब ये अपने स्वदेश चले गए, यहाँ पे कहाँ पे? नालंदा विश्वविद्यालय में। अब देखो क्या होता है कि कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों फिर से यानी कि आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जैसे ही ये आक्रमण करने के लिए यहाँ से रवाना होते हैं तो जम्मू कश्मीर का एक शासक हुआ करता था, वह शासक भी यहाँ का क्या, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने जम्मू कश्मीर के जो शासक हुआ करता था, इन शासक से यह बात करी कि हम यहाँ पे इस मगध पर आक्रमण करेंगे और मगध जैसे ही हम जीत लेंगे तो आधा मगध आपका और आधा मगध हमारा, दोनों का हम यानी कि आधा आधा इस मगध को बांट लेंगे। तो ऐसी बात ऐसी तय इन्होंने कर ली थी और दोनों ने ही आक्रमण करके यानी कि किस पर आक्रमण कर दिया? मगध पर। ठीक है, मगध पर इन्होंने जैसे ही आक्रमण किया तो यह जो घनानंद है यह बहुत ही बुरी तरीके से परास्त हो गया और यह युद्ध में क्या हुआ? मारा गया। कौन मारा गया? घनानंद मारा गया। अब देखो क्या हुआ, जो जम्मू कश्मीर का जो शासक था, यह जो शासक क्या हुआ कि घनानंद के जो राज दरबार में एक विश्व महिला रहती थी। विश्व यानी कि विश्वपति महिला रहती थी। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि उस महिला के अंदर जहर घोल था, यानी कि वह सांपों का जहर पीती थी और उससे जहरीली महिला थी। अब जो जम्मू कश्मीर का जो शासक था ये अब जीत गए, दोनों ने आधा आधा इनको मगध को बांटना था। अब देखो क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर का जो राजा है उस विश्वपति यानी कि महिला है, उस महिला की तरफ यह क्या है कि आकर्षित हो गए। यानी कि जो जम्मू कश्मीर का जो शासक था वह इनके मन में लालसा हो गया कि मैं इस महिला को अपने साथ लेके जाऊंगा, यानी कि मैं इस महिला से शादी करूंगा। तो वह जो मगध का जो सॉरी जम्मू कश्मीर का जो राजा था उस महिला के संपर्क में आने के चक्कर में उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य को दो जगह सफलता की जो है प्राप्त हुई थी। कौन कौन सी? एक तो मगध पर और एक जम्मू कश्मीर पर, क्योंकि वहां का राजा भी क्या हो गया था? खत्म हो गया था। इनको दो जगह यहाँ से मिल गई थी। ठीक है, तो यहाँ तक की तो बात हो गई इसके बारे में, इनकी सफलता का राज के बारे में। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो है यह जो इस मगध की राजगद्दी पर बैठे थे, कब बैठे थे? तो 322 ईस्वा पूर्व में यह राजगद्दी पर क्या कर गए थे? बैठ गए थे। राजगद्दी पर कब से शुभारंभ किया था इन्होंने? तो 322 ईस्वा पूर्व से शुभारंभ किया था। इनका जो शासनकाल है 322 से इनका जो शासनकाल है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व के मध्य चला था। ठीक है,
अब हम बात करते हैं इसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के आगे के बारे में। तो देखो अब क्या हुआ कि 305 में, कब की बात चल रही है, 305 ईसा पूर्व में इनके ऊपर एक आक्रमण होता है। वह आक्रमण कौन करता है, तो वह करता है सिकंदर। कौन करता है कि सेल्यूकस निकेटर, सॉरी सेल्यूकस निकेटर है वह जो आक्रमण करते हैं इनके ऊपर, मगध के ऊपर आक्रमण करते हैं। तो यह जो आक्रमण है, यह जो आक्रमण है कौन करता है, 305 में सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस जो निकेटर है, इन्होंने क्या किया कि 305 में इस मगध पर आक्रमण कर दिया। जो मगध है अब यहाँ पे शासन किसका था, अब हो गया था किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन यहाँ पे हो गया था। तो इन्होंने क्या किया, इस सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था। क्या कर दिया था, हरा दिया था इस युद्ध में। और इसी उपलक्ष्य में इस सेल्यूकस निकेटर ने मतलब इनको यानी कि बहुत ज्यादा उपहार दिए थे, यानी कि काबुल, कंधार, ऐसी चीजें इनको क्या कर दिया था, इनको उपहार में दे दिया था। अब देखो ये चीज देखो, सेल्यूकस निकेटर जब हार गए थे तो इन्होंने एक चीज ये शर्त रखी, चलो ठीक है आप मेरे को छोड़ दो, आपकी जो शादी है मैं अपनी पुत्री से कर दूंगा। और अपनी जो पुत्री थी कौन थी, हेलेना। कौन थी, हेलेना नामक जो यानी कि लड़की थी, इसके इससे किसके साथ शादी कर देंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ आपकी शादी कर देंगे। मेरी जो पुत्री किसकी क्या नाम था उसका, हेलेना। ठीक है, और इस हेलेना के बारे में बात करते हैं तो इसका एक और नाम है कॉर्नेलिया। इस हेलेना का एक और नाम है कौन सा, कॉर्नेलिया। ठीक है, कॉर्नेलिया का जो विवाह है या फिर हेलेना का जो विवाह है किसके साथ कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। ठीक है, अब जो मौर्य ने इनको भी यानी कि बहुत सारे यानी कि मनसबदार दिए थे, घोड़े दिए थे इस सेल्यूकस निकेटर को। और इनके बदले में इन्होंने जो यानी कि दहेज के रूप में सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या क्या दे दिया, काबुल, कंधार और यानी कि रियासत जो भी दी थी इन्होंने इसको दे दी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि सेल्यूकस चंद्रगुप्त जो मौर्य है यह अपने एक प्रतापी शासक हुआ करते थे अपने वंश के। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि मतलब बहुत सारे कार्य करने के बाद यह कहाँ चले गए, श्रवण बेलगोला चले गए। इनके बारे में एक चीज मैं और बता दूं तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जो दीक्षा ली थी वह भद्रभाव से ली थी। किससे ली थी, भद्रभाव से। इन्होंने अपनी जो शिक्षा है भद्रभाव से ली थी, है ना। ठीक है, इनकी मतलब जो गुरु का नाम है, क्या नाम है, भद्रभाव इनकी गुरु का नाम है। और चीजें मैं आपको बताता हूं, एक बार मैं इसको एक बार मिटा देता हूं। आशा करता हूं कि आपको जो ये कहानी मैंने बताई है समझ में आ रही होगी। अब देखो कुछ बातें हैं जो हम बात करते हैं इसके बारे में। जो पहले जो शासक हैं, पहले हुआ करते थे, फर्स्ट जो शासक है कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इनकी क्या थे, प्रथम शासक थे। दूसरे जो शासक थे वह थे बिंदुसार। ठीक है, तीसरे जो शासक हुआ करते थे वह थे अशोक। ये इंपोर्टेंट इनके शासक थे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। इनका जो शासन है 322 ईसा पूर्व से
298 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है, अब इनके बारे में हम बात करते हैं। तो इनकी जो पत्नी है कौन थी? पत्नी थी कौन? हेलेना, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कॉर्नेलिया। ठीक है, हम बात करेंगे इनके बारे में कि इनके समय जो यानी कि एक राजदूत आया था, इनके समय एक व्यक्ति आया था, विदेशी जो यात्री आया था, उसका नाम था मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज जो आया था, किसके समय आया था? तो वह आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका जो नाम था, वह नाम था इंडिका। नाम था, क्या नाम था उस पुस्तक का? उस पुस्तक का नाम था इंडिका। ठीक है, जिसमें इस चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन मिलता है। अब हम बात करते हैं। तो इनके जो गुरु हैं वह कौन है? इनके गुरु के बारे में बात करते हैं। तो इनके जो गुरु का नाम जो हमें देखने को मिलता है, वह मिलता है गुरु भद्रभाव। भद्रभाव इनके गुरु का नाम देखने को मिलता है। और हम बारे में बात करते हैं तो इनके बारे में हम बात करते हैं। तो इन्होंने जो मगध की प्रथम जो राजधानी बनाई थी, वह बनाई थी किसको? पाटलिपुत्र को। किसको बनाई थी? पाटलिपुत्र को। और एक व्यक्ति है, एक जो शासक मिलता है, एक एपियानस नामक जो पुस्तक है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर के मध्य जो युद्ध हुआ था, युद्ध का वर्णन जो 305 में हुआ था मिलता है। ठीक है, ये है बातें। और हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो इन्होंने जो जो सुदर्शन जो झील है, सुदर्शन झील का जो इन्होंने क्या किया था? पुनरुद्धार किया था। अब जो पुनरुद्धार जो है, यह रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, वहां से इसकी जानकारी मिलती है। जानकारी किससे मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, जो जूनागढ़ है अभिलेख, जो यह जानकारी देता है कि सुदर्शन जो झील है, इसकी मरम्मत किसने करवाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब देखो इनका जो अंतिम जो समय है किनका? अंतिम समय श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला में इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था। यानी कि यूं कहा जाए कि श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक आसन रखा था। उस आसन में इन्होंने अन्न और जो जल है उसका त्याग करके अपना जो शरीर है यह यहाँ पे इन्होंने छोड़ दिया था। तो इनकी जो मृत्यु है वह हो जाती है 298 ईसा पूर्व में। 298 ईसा पूर्व में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। और यह जो क्या है कि जैन धर्म को अपनाया था इन्होंने। इस चंद्रगुप्त मौर्य ने धर्म जो अपनाया था, कौन सा था? जैन धर्म। कौन से धर्म को अपनाते थे चंद्रगुप्त मौर्य? तो वह अपनाते थे किसको? जैन धर्म को।
तो ये इन चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भिन्न भिन्न बातें हमने देख ली। ठीक है, अब हम इनके जो अब इनका जो पुत्र हुआ था, इनका पुत्र हुआ था, उस पुत्र का नाम था बिंदुसार। क्या नाम था उस पुत्र का? उस पुत्र का नाम था बिंदुसार। तो अब अगला जो हम शासक पढ़ने जा रहे हैं वह पढ़ने जा रहे हैं बिंदुसार को। किसको? बिंदुसार के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। बिंदुसार जो थे यह इतिहास में सबसे जो शासक हुआ करते थे, यह शत्रु विनाशक शासक थे। अब आएगा हमारा जो दूसरा जो शासक है, बिंदुसार जिनका शासनकाल चला था 298 ईसा पूर्व से और 269 ईसा पूर्व तक। ठीक है, बिंदुसार को कहा जाता है शत्रु विनाशक। शत्रु विनाशक इनको कहा जाता है और इन्हें अमित्र घात भी कहा जाता है। शत्रु विनाशक और अमित्र घात भी इन्हें कहा जाता है। अमित्र घात और शत्रु विनाशक इनको कहा जाता है। किनको? बिंदुसार को कहा जाता है। और हम बात करते हैं तो इनको एक और नाम से जान करते हैं, तो भद्रसार, जो कि वायु पुराण में कहा गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार के नाम से भी जाना गया है। इन्होंने के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने जो एक मुख्य काम किया था, आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। यानी कि अनुयायी मतलब यानी कि इन्होंने चलाया था कि आजीविक संप्रदाय के अनुयायी कौन थे? तो वह थे कौन? बिंदुसार। और हम बात करते हैं तो इनको 16 राज्यों का विजेता भी कहा जाता है। तो ये जो बिंदुसार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं यही है, यहां से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते। एक तो मौर्य वंश के संस्थापक है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, वहां से प्रश्न पूछते हैं। और जो अगला जो हमारा जो शासक रहने वाला है वह रहने वाला है अशोक, वहां से क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आया?